हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम अप्लाइड मैकेनिक्स में अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन, घर्षण। ठीक है, अभी तक हमने घर्षण की जो थ्योरी थी वो हमने सब कुछ पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन। तो जो आज हम पढ़ेंगे घर्षण के अनुप्रयोग, और घर्षण के अनुप्रयोग में जो हमारा पहला अनुप्रयोग है वह पेच घर्षण। पेच घर्षण, ठीक है, स्क्रू फ्रिक्शन। तो देखो स्क्रू फ्रिक्शन में क्या होता है, एक पेच होता है इस तरह का, ठीक है, इसमें इस तरह से चूड़ियां कटी होती हैं। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो इसके चारों तरफ एक बाहर की ओर जो स्क्रू ये नट है उसके अंदर जब हम पेच को कसते हैं तो या तो ये ऊपर की ओर गति करता है या नीचे की ओर गति करता है। तो जब हम इसको घुमाते हैं, जब एक चक्कर लगाया तो ये किसके बराबर घूमेगा, इसकी परिधि के बराबर, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। परिधि क्या होती है, पाई डी या फिर 2 पाई आर, है ना, उसके बराबर होती है। जब एक चक्कर लगाए तो कितना ऊपर जाएगा, ये जाएगा इसकी पिच के ऊपर, मतलब एक चूड़ी और दूसरी चूड़ी के गैप के यहाँ। अगर हम यहाँ से और यहाँ तक लगाएं या फिर यहाँ से यहाँ तक लगाओ तो बराबर दूरी बोलते हैं, इसको पिच बोलते हैं। तो इसके बराबर यहाँ पर ये एक बार में दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इतनी दूरी ये एक चक्कर में तय करता है। तो इसमें घर्षण कहाँ पे लगता है, तो इसमें देखो जो इसका नट है और ये जो चूड़ियां हैं ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों धातु के बने होते हैं। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं तो इनके बीच में घर्षण बल लगता है। तो उस घर्षण बल को बोलते हैं पेच घर्षण। अब ये पेच घर्षण है, ये तो हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक भी बोलते हैं इसको, दूसरे वर्ड इसमें स्क्रू जैक। ये काम क्या आता है, देखो ये कुछ चीजों को उठाने के लिए काम में आता है, जो कुछ भारी चीजें होती हैं और जिनको हम आसानी से नहीं उठा सकते, तो उनको उठाने के लिए ये काम में आता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वाहन होते हैं जिनके टायर पंचर हो जाते हैं, तो उनके टायर को बदलने के लिए फिर या फिर निकालने के लिए उसका जो एक्सल होता है वाहन का, उसके नीचे इसको लगाकर इस हैंडल से इसको घुमाया जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से कसते हुए ये ऊपर की ओर उठने लगता है। जब ऊपर की ओर उठता है तो जो वाहन है उसका जो एक्सल है उसको ऊपर उठा देता है और पहिया धीरे धीरे ऊपर हो जाता है। फिर उस पहिए को खोलकर अलग कर लिया जाता है और फिर उसकी पंचर निकालने के बाद में या फिर टायर नया चढ़ाने के बाद में उसको फिर से उसमें कस दिया जाता है और फिर से इसको उल्टी साइड में घुमाकर फिर से इसको खोल के हटा दिया जाता है। तो ये काम आता है हमारा स्क्रू जैक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्रू जैक में दो तरह की चूड़ियां होती हैं, या तो स्क्रू ये स्क्वायर थ्रेड जो बिल्कुल वर्गाकार होती है बिल्कुल, और एक होती है वी आकार की। ठीक है, दो तरह की होती है। मजबूती के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से तो ज्यादा मजबूत ये होती है स्क्रू, ये वर्गाकार चूड़ियां होती हैं स्क्वायर थ्रेड, और काम लेने के हिसाब से ये ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये ज्यादा लोड नहीं ले पाते हैं, तो लोड लेने के हिसाब से स्क्वायर थ्रेड ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें जो घर्षण है उसको हम पढ़ते हैं कि इसमें घर्षण कैसे लगता है और इनके बीच में जो घर्षण कोण है वो कैसे काम करता है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि ये कोई इस तरह से चूड़ियां होती हैं, ठीक, इस तरह से चूड़ियां होती है, ये एक त्रिभुजाकार चूड़ियां है। तो हम इसका आधा भाग लेते हैं ये, ठीक है, जिसको पिच बोलते हैं। तो ये तो होगा इसकी पिच, ठीक है, ये होगा इसकी पिच, यहां से यहां तक का भाग है, ये पिच है इसका। और ये यहां से और यहां तक इसकी क्या हो गई, परिधि हो गई। तो परिधि को हम बोलते हैं पाई डी। ठीक है, ये इसकी पाई डी परिधि हो गई। अब मान लो इसका जो वजन पड़ रहा है W, वो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो कोण बनेगा इसको हम नाम देते हैं थीटा। तो ये तो एक चूड़ी का भाग हो गया। अब इस चूड़ी के भाग को अगर हम सही तरीके से यहां पर देखें तो यहां पर देखो कुछ इस तरह से ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहां पर कौन बन रहा है हमारे पास में, थीटा। अब देखो यहां पर जब हम इसको घुमाएंगे तो बल इसके इस हिस्से पर पड़ता है। तो मान लिया कि इस बिंदु पर इसका बल W लग रहा है। ठीक है, यहां पर नीचे की ओर W बल लग रहा है, और ये जो बिल्कुल सीधी रेखा है इसके साथ में ये जो कोण बन रहा है ये थीटा ही बन रहा है ना। यहां ऊपर की ओर इसका प्रतिक्रिया बल R होगा। अब हम इस जो स्क्रू थ्रेड है इसको घुमा घुमा कर हम इस जैक को ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो हम इसको यहां पर एक बल लगाएंगे P,
जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका वियोजन करेंगे। दो बल लग रहे हैं P, W और P, इनका वियोजन करेंगे। तो यहां पर देखो इसकी वजह से ये थोड़ा तिरछा लगेगा, और मान लो कि इसकी वजह से यहां पर थोड़ा तिरछा होगा इस तरह से, ये W इधर लगेगा ना, तो इसके साथ में ये जो कोण है तो थीटा होगा, और यहां पर देखो इसका जब हम वियोजन करेंगे तो ये होगा W sin थीटा, और इधर होगा W cos थीटा। तो ये तो W का हमने वियोजन कर दिया, इधर को होगा इस P की वजह से P sin थीटा, और इधर को होगा यहां पर इस स्थिति में ले तो P cos थीटा। ये हमने सारे बलों का वियोजन कर दिया। अब देखो यहां पर उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पिछली क्लासों में करते आए हैं कि R का मान किसके बराबर होगा, R का मान होगा यहां पर R बराबर W cos थीटा प्लस P sin थीटा, इन दोनों के बराबर होगा, है ना। और ध्यान दें जब हम इसको घुमाएंगे तो एक बल लगेगा, ये गति ऊपर की ओर होगी तो घर्षण बल किधर लगेगा, F नीचे की ओर लगेगा। तो यहां पर P cos थीटा किसके बराबर होगा, W sin थीटा प्लस F के बराबर लगेगा, ऐसे ही लगेगा। अब यहां पर F की वैल्यू क्या होती है, W sin थीटा प्लस F बराबर क्या होता है, म्यू R, W sin थीटा प्लस म्यू R की वैल्यू हम यहां से उठाकर रख देते हैं, W cos थीटा प्लस P sin थीटा, ये हमने वैल्यू रख दी किसकी, R की। अब क्या करेंगे, इस म्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो करो देखो यहां पर W sin थीटा प्लस म्यू W cos थीटा प्लस म्यू P sin थीटा। ठीक है, इधर वो क्या है P cos थीटा। अब क्या करेंगे, P वाली वैल्यूज एक तरफ, ये वैल्यू जो वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे, तो P cos थीटा अपनी जगह पर, ये प्लस की इधर आकर माइनस की हो जाएगी, म्यू P sin थीटा, और इधर को ये जो बची हुई वैल्यू ऐसे कैसे रहेंगी, W sin थीटा प्लस म्यू W cos थीटा। यहां से क्या कर लेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, इसके आगे नहीं दिखेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, ऊपर की ओर जो जगह बची हुई है इसमें यहां पर मैं इसको लिखता हूं, यहां से मैं P कॉमन ले लेता हूं, P मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया शायद, P कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा बराबर, यहां से मैं W कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बचेगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, म्यू cos थीटा। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर म्यू की वैल्यू रख देंगे, म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, tan अल्फा, म्यू की वैल्यू tan अल्फा या tan फाई रखते हैं, तो यहां पर हम फाई रख देते हैं, है ना, फाई के रूप में रख देते हैं, चलो रखते हैं P cos थीटा माइनस tan फाई sin थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस tan फाई cos थीटा। अब यहां पर tan फाई की वैल्यू क्या होती है, sin फाई बटे cos फाई, तो उस तरह से रख देते हैं यहां पर P cos थीटा माइनस sin फाई बटे cos फाई sin थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस sin फाई बटे cos फाई इंटू यहां पर ये cos थीटा मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना। अब देखो यहां पर नीचे एक मान का लघुत्तम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई, ये तो इसका हो गया बराबर, इस वाली वैल्यूज में यहां पर लिख रहा हूं W sin थीटा cos फाई प्लस cos थीटा sin फाई, ये लिख दिया। अब ध्यान दो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos से cos माइनस sin है sin b, तो ये बन गया cos a प्लस b का, है ना। तो यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं इसको P, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास cos फाई प्लस थीटा का, इधर को W, ये फॉर्मूला बन गया sin फाई प्लस थीटा, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है,
तो यहां पर देखो आगे यहां पर जगह देखो, इधर क्या करता हूं मैं, p को अपनी जगह पर रख लेता हूं, w sin 5 प्लस थीटा बटे इधर को जो cos 5 प्लस थीटा है इसको मैं इधर भेज देता हूं cos 5 प्लस थीटा। ठीक है, भेज दिया तो साइन बटे cos क्या हो जाता है, tan होता है, तो ये w tan 5 प्लस थीटा। ये एक बल निकल कर आता है जो क्या करता है, कितने चाहिए, ये इसको घुमाने के लिए आवश्यक बल इतना लगाना पड़ेगा उस लीवर पर, है ना, लीवर पर इतना बल लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको घुमा सकें। अब ये घुमाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा इसकी ध्यान दें, इसको ये जरूरी है कि हम ये जो जैक है इसको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे उठा रहे हैं, तो ध्यान दें जब ऊपर उठा रहे हैं तो इतना बल लगाना पड़ेगा, और अगर इसको नीचे की ओर उतार रहे हैं तो यहां पर नीचे उतारने पर क्या होगा, w tan यहां पर 5 माइनस थीटा हो जाएगा, नीचे उतारने पर तो ये नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, और ये ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ये इसकी दिशा का फर्क पड़ता है। तो ये जो हमने आयास लगाया, इफर्ट लगाया इसको वस्तु को उठाने या नीचे उतारने के लिए p, ये कौन सा है, ये वास्तविक आयास है, एक्चुअल आयास है जो हम इस स्क्रू जैक को ऊपर उठाने या नीचे उतारने के लिए काम ले रहे हैं। अगर यहां पर ये जो थीटा है इसकी वैल्यू को 0 कर दे तो जो आयास होगा वो वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, वो आयास होगा इधर से आदर्श आयास। तो यहां पर जगह नहीं बची है, आप ऐसे करें, वीडियो को रोकें और इस पूरी डेरिवेशन को उतार लें, फिर हम शुरू से दोबारा स्टार्ट करेंगे यहां से आगे। ठीक है, हाँ अब देखो ये जो आयास है इसको हम एक्चुअल मान लेते तो P फॉर इफर्ट और A फॉर एक्चुअल। तो एक्चुअल आयास हमारे पास में क्या आया, W tan 5 प्लस थीटा। ठीक है, और यहां पर हम आदर्श और आइडियल है ना, आदर्श आयास क्या होगा, W tan, अगर घर्षण कोण का मान 0 हो जाता है तो जो आयास होता है वो घर्षण बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसका मतलब यहां पर ये जो फाई रह जाएगा, है ना। तो ये आदर्श आयास और ये वास्तविक आयास। तो अब हम निकालें स्क्रू जैक की दक्षता, स्क्रू जैक की दक्षता, इसको नीटा से दर्शाते हैं। तो दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, दक्षता का फॉर्मूला होता है वास्तविक आयास बटे आदर्श आयास, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहां पर वास्तविक आयास का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, W tan 5 प्लस थीटा बटे W tan 5। तो W से W काट देंगे तो हमारे पास बचेगा tan 5 प्लस थीटा बटे tan 5। ये जो फॉर्मूला होगा ये स्क्रू जैक की दक्षता होगी। ठीक है, तो यहां पर ये थीटा और फाई आप जानते होंगे, थीटा क्या है, घर्षण कोण है, और फाई क्या है, यहां पर ये जो स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू का जो झुकाव कोण है थ्रेड का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जैक की दक्षता। अगर हम इसका टॉर्क निकालें तो टॉर्क, हैंडल पर टॉर्क, स्क्रू जैक का जो हैंडल होता है तो हैंडल पर टॉर्क क्या होता है, शुरू में जब स्क्रू जैक को घुमाने के लिए शुरू में जो ताकत लगानी पड़ती है एक बार घुमाने के लिए, वो होता है टॉर्क। उसके बाद जो घूमने लगातार घूमने लगता है तो वो उसका आयास हो जाता है, जो लगातार बल लगता रहता है। लेकिन यहाँ पर शुरू में घुमाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ता है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एक तरह से ये हम उसकी तरह निकालते हैं समवेग की तरह। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी। तो यहां पर देखो टॉर्क हम m से मूवमेंट से ले लेते हैं, टॉर्क मतलब मूवमेंट ही होता है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर फोर्स क्या है हमारे पास में, फोर्स जो हम W लगा रहे थे, P लगा रहे थे, W tan 5 प्लस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें किससे, तो ध्यान दो हैंडल कितना होता है, जब हमने इस तरह से बनाया था
यहाँ पर तो हैंडल यहाँ से आता लगाया था, मतलब इसकी पूरी डिस्टेंस का जो डायमीटर है उसका आधा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई d/2 करेंगे, तो ये इसका क्या हो गया, टॉर्क हो गया। ठीक है, तो बस यही इस टॉपिक में था। बाकी जो आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम वेज फ्रिक्शन, पच्चड़ घर्षण। ठीक है बच्चों, ये वीडियो में कहीं पे किसी भी टॉपिक में या फिर कहीं पे भी कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें, कॉल करें तो आप दिन में ही करें, रात को कॉल ना करें, इस बात का ध्यान रखें विशेष। और अगर कोई दिक्कत आएगी या ऑनलाइन, अगर आप, मैं हो सकता है ऑनलाइन में आपकी सारी समस्या को सॉल्व कर ही दूंगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत आया तो हम जैसे ही हम ऑफलाइन क्लास लेंगे इसके बाद में, तो वहाँ पर मैं आपकी समस्याएं दूर कर दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।